नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम म्यूचुअल फ़ंड में जो है कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साथ-साथ जो है आप कैसे एक लॉन्ग टर्म अच्छी खासी वेल्थ और रिटर्न जो है आप जनरेट कर सकते हैं अपने अमाउंट के ऊपर और अपनी कैपिटल के ऊपर। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। मैं ये सब अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक। इसके अलावा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कीजिए। जो भी पैरामीटर्स, जो भी डेफिनेशंस मैं बताऊंगा इसमें, जो भी कीवर्ड्स या की पैरामीटर्स मैं बताऊंगा इसमें, आप उनको अपने एंड पे प्रैक्टिकली एनालाइज़ कीजिए और फिर ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए इसमें। लेकिन हाँ, अगर आप ये सारे पैरामीटर्स जो मैं इसमें बताता हूँ, अगर आप उनको ध्यान से सुनते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छी फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न और वेल्थ जनरेट कर सकते हैं अपने अमाउंट के ऊपर। याद रखिए म्यूचुअल फंड्स जो है वो मेजरली आपके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है। ये गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब कि हो सकता है किसी का गोल है कार लेना, किसी का गोल है होम लेना, किसी का कोई और गोल है फॉरेन एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट। सो आपके गोल पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है और अगर आपके गोल पैरामीटर्स ऐसे कोई डिफाइंड नहीं है अभी, तो आप इसको एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन हैबिट में रखेंगे, तो आप एक अच्छा खासा फ्यूचर में कंपाउंडिंग करके अपने अमाउंट के ऊपर एक बहुत अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे इससे। ठीक है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको ये प्रैक्टिकली सारा करके बताऊंगा अपनी स्क्रीन पे मैं कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज़ करता हूँ, कैसे किस ऐप के अंदर हमें इसमें एक्सेस मिलेगा, कौन सा ऐप मैं यूज़ करता हूँ, कैसे इसको स्टार्ट करें बिल्कुल ज़ीरो से। और हाँ, ये आपके टैक्स बेनिफिट में भी इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको कंसेशन देता है, वो भी मैं आपको इसमें इंक्लूड करूँगा और इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो 2 से 3 पैरामीटर्स में और पार्ट्स में डिवाइड होगी। सो पहला पैरामीटर और पार्ट जो है इसका वो बेसिक्स होगा म्यूचुअल फंड का कि क्या होता है, कैसे इसको स्टार्ट किया जाए और किस ऐप के अंदर हमें इसको करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख ही रही होगी। इसके अंदर मैं ग्रो ऐप का यूज़ कर रहा हूँ। मैं पर्सनली ग्रो को प्रेफर करता हूँ म्यूचुअल फंड्स के लिए, लेकिन अगर आप कोई और ऐप यूज़ करते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे बाकी ऐप्स का आइडिया नहीं है, जैसे एंजल वन भी अवेलेबल है, जीरोधा भी है, तो मैंने उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं किया है म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव से। तो ये आपका डिसीजन है आप कौन से ऐप को यूज़ करते हो। सो आपको कुछ नहीं करना है, ग्रो के अंदर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए पैन डिटेल, आपकी प्रोफेशनल डिटेल, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपका टर्नओवर क्या है अगर आप बिजनेस करते हैं तो, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी ब्रैकेट क्या है, उसके ये सारी डिटेल्स देने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आपको दिखती है जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन होता है। आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ आप म्यूचुअल फंड्स जो है आप देख ही रहे हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इसको यूज़ कीजिए और यहाँ से आप जिस भी फंड को सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। सो लेफ्ट में जो है ये मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं और फिल्टर्स हैं, मैं इनको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सबसे पहला है एएमसी। एएमसी मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब जो भी पैसा पब्लिक या बिग इन्वेस्टर्स या कोई भी आपका हो, जो भी लोग फंड्स में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा डालते हैं, कंपनीज उसको एज एन एसेट ट्रीट करती है और वो आपके उस पैसे को मैनेज करती है मार्केट में इन्वेस्ट करके और कई अदर जगहों पे। खाली मार्केट में नहीं, याद रखिए म्यूचुअल फंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सारा का सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है, ये और भी बहुत सारे मोड्स के अंदर इन्वेस्ट होता है। जस्ट लाइक किसी को लोन तौर पे डेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना। सो ये सारे पैरामीटर्स हैं जहाँ जहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो कंपनीज में जो है ये अपने फंड्स के अनुसार जो है आपके पैसे को मैनेज करती है और आप अपने अनुसार जो है उस फंड को चूज़ कर सकते हैं। तो ये वो सारी कंपनीज हैं जिसके फंड्स अवेलेबल हैं, ये सारी वो एएमसीज हैं। इसमें से आप जिस भी एएमसी को सिलेक्ट करेंगे उसके फंड्स आपको यहाँ पे सारे दिखने लगेंगे। दूसरी है कैटेगरी। कैटेगरी ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। सबसे पहला जो है वो डेट है। डेट का मतलब होता है ऐसी कंपनीज और ऐसे एएमसीज जिनके कुछ ऐसे फंड्स भी उन्होंने बना रखे हैं जो कम्प्लीटली आपके पैसे को जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, या फिर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसका मेजोरिटी ऑफ परसेंट वैल्यू जो होगा आपके अमाउंट का, फॉर एग्जांपल अगर मेरा 100% अमाउंट में से प्रोबेबली 70 to 80% अमाउंट जो है वो
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा वो, बल्कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर आउट जो सोर्सेज़ होंगे, जो हमारे आउट सोर्सेज़ होंगे म्यूचुअल फंड्स में, उसमें आपके ये इन्वेस्ट करेगा। जस्ट लाइक कि मार्केट में नहीं होगा आपका पैसा, लेकिन मार्केट के बाहर जो कंपनीज़ को ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल कंपनीज़ को ज़रूरत होती है लोन प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, तो वहाँ पे इस तरीके से आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर जो रिटर्न जनरेट होगा वो आपको मिलेगा। तो डेट फंड्स वो फंड्स होते हैं जो आपके मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट को जो है ज़्यादातर वो जो है बाहर की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बाहर की मार्केट इन द सेंस कि वो स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करके वो रियल ग्राउंड लेवल पे जो मार्केट्स हैं उसके अंदर आपके अलग-अलग बिज़नेस के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं उसको। जस्ट लाइक किसी कंपनीज़ में भी हो सकता है, बॉन्ड्स में भी हो सकता है। इक्विटी ऐसे फंड्स जो 100% आपके पैसे को जो है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ये वाइस वर्सा होता है डेट का। डेट के अंदर जो है बिज़नेसेस के अंदर इन्वेस्ट होता है, नॉट डायरेक्टली वाया शेयर मार्केट बट इन अदर वे वो कैश फ्लो और किसी भी तरीके से हो सकता है। वो एएमसीज़ के मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड है वो किस तरीके से करते हैं। वहीं इक्विटी के अंदर क्या होता है कि जो आपका अमाउंट है वो आपका डायरेक्टली मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा। मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट जो है मान लीजिए अगर आपके पास 100% अमाउंट है तो उसका 100% का 70 to 80% जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा। कौन-कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट होगा वो भी आप यहाँ पे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर देख सकते हैं। हाइब्रिड ऐसे फंड्स जो कुछ परसेंट अमाउंट जो है वो डेट में रखते हैं, कुछ परसेंट अमाउंट इक्विटी में रखते हैं। अदर्स और सॉल्यूशन ओरिएंटेड इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के आपके पास 3 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला ये एक बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करके देगा आपको फ्यूचर में। दूसरा, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं सॉरी अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो आप जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आप जो है कहीं न कहीं अगर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, डायरेक्टली आप शेयर मार्केट में जाके शेयर परचेज़ करें, कैसे किया जाता है, वो सब अगर आपको एकदम से नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि रिस्क जो यहाँ आपको पैरामीटर दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे लेफ्ट में, ये रिस्क जो है आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में गए, आपने शेयर मार्केट पढ़ना स्टार्ट किया, आपको कोई शेयर आपने देखा, आपको लगा अच्छा आपने उसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर वो उसके बाकी पैरामीटर्स को अगर अच्छे से हम उसको थॉरली एनालाइज़ करें, तो आपने देखा कि आपको 1 साल के अंदर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है। मैं 1 साल एक एग्ज़ाम्पल लेके दो बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपका पैसा जो है उसमें भारी नुकसान हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा डूब गया है। तो वहाँ आपका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल भी मैनेज नहीं था। तो शेयर मार्केट में रिस्क एपेटाइट मैनेज करना जो है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉलेज से आता है। आप एकदम से उसको गेन नहीं कर सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है ये पैरामीटर आपको एक एज अ फ़िल्टर के तौर पे दे दिया गया है कि अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है उस किस टाइप के कैपेबल रिस्क एपेटाइट में आप इन्वॉल्व हैं। मान लीजिए मेरी कैपेबिलिटी है मैं मॉडरेट रिस्क ले सकता हूँ, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत लो। ठीक है? कोई दूसरा है जो वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है और एक ऐसा भी है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आपका रिस्क पैरामीटर यहाँ पे आप डिसाइड करके म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, ठीक है? ये रिस्क पैरामीटर किस बिहाफ़ पे डिपेंड करता है? इ इसके 2 पैरामीटर्स हैं, नंबर 1 फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि आप कितना अमाउंट मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 2 कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है? आप किस हिसाब से अपने पैसे को सेग्रीगेट करते हैं और बाइफरकेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10,000 हैं, तो मैंने 3,000 जो है लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में रखे, 3,000 जो है वो मैंने मॉडरेट रिस्क फंड्स में रखे और 3,000 जो है वो मैंने लो में रखे। जो बचे हुए 1,000 हैं उसको मैं या तो फिर से सेग्रीगेट कर दूँगा तीनों कैटेगरीज़ में या फिर मैं प्रेफ़रेबल रखूँगा कि मॉडरेट के अंदर मैं और ₹1,000 ऐड कर दूँ। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बाइफरकेशन और सेग्रीगेशन ऑफ अमाउंट जो है इज़ कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि हाउ यू सेग्रीगेट और हाउ यू बाइफरकेट योर अमाउंट into different mutual funds. So there are n numbers of mutual funds here, but I can't be able to explain all of them in a single video. So I just try to explain how you properly or wisely invest in a mutual fund and how you should be able to choose it wisely before directly going into it. आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी फंड खोल के पैसा मत डालिए। आप उसके अंदर पैसा डालने से पहले आपको क्या-क्या पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए।
उस म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए, ये किस टाइप का म्यूचुअल फंड है, ये सब आपको पता होना चाहिए और इसके ऊपर क्या-क्या मेरे को रिटर्न्स में मेरे कौन-सा टैक्स लगेगा, कितना परसेंट इसमें मेरा टैक्स कटेगा, क्या ये टैक्सेबल है या नहीं? और टैक्स की बात छोड़ो, कितना अमाउंट मुझे इसमें एज़ अ एंट्री फ़ी देना होगा और कितना मुझे एग्ज़िट फ़ी देना होगा। हर म्यूचुअल फंड में एंट्री फ़ी, एग्ज़िट फ़ी और एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो कंपनी वो एएमसी एएमसी बोले तो फिर से बता रहा हूँ एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कौन सी एएमसी जो भी आप जिसके अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना आपसे चार्ज लेगी उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो 3 तरीके के चार्जेस हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं म्यूचुअल फंड में। सबसे पहला होता है आपका एक्सपेंस रेशियो। ये दर्शाता है कि जो भी म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किया उसके अंदर आपको कितना परसेंट आपके टोटल अमाउंट के ऊपर आपको एज़ अ फ़ी देना पड़ेगा। दूसरा होता है एंट्री लोड। एंट्री लोड कहते हैं कि जब आप किसी फंड के अंदर जैसे ही आपने पैसा डाला, तो कितना परसेंट उस फंड के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी आप उसमें जो आपका वेल्थ बनेगा उसके ऊपर कितना परसेंट आपका वो काटेगी। एग्ज़िट लोड जब भी आप उस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा विथड्रॉ करोगे विद इंक्लूड ऑल योर रिटर्न। सो जो फाइनल वैल्यू आप जो है आप अपना विथड्रॉ करोगे उस एएमसी से और उस म्यूचुअल फंड से, तो उस टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ परसेंट जो है वो आपके टोटल वैल्यू पे लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए थे, मान लीजिए मैं यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने क्वांट के स्मॉल कैप फंड में जो है जो इन्वेस्ट किए, 10,000 मैंने इन्वेस्ट किए और मान लीजिए मेरे वो 15,000 हो गए। तो उस जब मैं वो 15,000 निकालने जाऊँगा, तो उस टाइम पे वो जो 15,000 के ऊपर मेरे मान लीजिए एग्ज़िट लोड है 2%। तो इसका मतलब हुआ कि वो 15,000 के ऊपर 2% मुझे जब भी मैं अमाउंट को विथड्रॉ करूँगा, तो वो 2% मुझे कंपनी को देना होगा। तो यहाँ पे एंट्री लोड, एग्ज़िट लोड और एक्सपेंस रेशियो होता है। ये तीनों रेशियोज़ आपको ध्यान में रखने चाहिए क्योंकि ये तीनों आपके ओवरऑल परसेंट ऑफ रिटर्न पे मैटर करते हैं। बहुत से लोगों को गलती हो जाती है कि उन्होंने 15% रिटर्न बनाया, लेकिन जब उन्होंने विथड्रॉ किया अमाउंट तो उन्होंने देखा कि 15% की वैल्यू तो कुछ इतनी बन रही थी, लेकिन ये इतनी तो आई नहीं, ये तो कम है। वो कम इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एग्ज़िट लोड लगा, उसके ऊपर एंट्री लोड लगा और उसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो लगा, जो कंपनी चार्ज करती है। बहुत से लोग इसको देखते नहीं हैं, लेकिन आप इसको कंपेयर कीजिए और अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, जो अच्छे इन द सेंस कि जो आपके पैरामीटर्स के ऊपर राइट और टिक मार्क हो। तो वही वो सारे पैरामीटर्स मैं इसमें बताता हूँ। सो मैं पर्सनली जो है एक ऐप और यूज़ करता हूँ और इसका जो है अभी मैंने तो वेबसाइट ओपन किया हुआ है वो है इटी मनी। आप इसके ऊपर बहुत सारे कंपनीज़ देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी जो है ना आपके पास बेसिकली मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जस्ट लाइक मार्केट बोले तो हो सकता है वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। लार्ज कैप ऐसी कंपनीज़ जिनके पास जो है बहुत हाई पैरामीटर पे अवेलेबल है जस्ट लाइक जैसे कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब लार्ज कैप है, टाटा हो गया। मिड कैप ऐसी कंपनीज़ जो ना तो स्टार्टअप स्टेज पे है और ना ही वो एक बहुत बड़े जो है बिज़नेस बन गए हैं, लेकिन वो मिडल में हैं, तो वो मिड कैप होते हैं। और स्मॉल कैप ऐसे फंड्स और ऐसी कंपनीज़ जो उन टाइप की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जो अभी स्टार्टअप स्टेज पे हैं और अभी-अभी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। तो इन पैरामीटर्स को देख के भी आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे वन ऑफ द फ़ेवरेट हैं, मैं आपको उनमें से एक बताता हूँ। तो मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो आपको यहाँ एटी मनी में जाना है, म्यूचुअल फंड्स में जाना है, यहाँ ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना है। ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स में एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स पे जाना है। अब यहाँ पे दिख जाएगा आपको लार्ज कैप फंड्स। ये वो फंड्स हैं जो एटलीस्ट 80% ऑफ जो अमाउंट है, वो मार्केट कैपिटलाइज़्ड कंपनीज़ में डालते हैं। जैसे एफएमसीजी कंपनीज़ हो गई, जो मैंने अभी आपको बताया, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो गई। मिड कैप कंपनीज़ जो कहीं न कहीं आपके जो है वो कैपेबिलिटी रखती है मार्केट कैपिटलाइज़्ड कंपनी बनने में, लेकिन अभी बनी नहीं है और हाँ, वो स्टार्टअप भी नहीं है, वो स्टार्टअप से ऊपर आ गई हैं, अच्छा खासा एक वेल्थ जनरेटिंग स्टेज में है। स्मॉल कैप जो अभी-अभी स्टार्ट हुई कंपनीज़ होंगी या फिर ऐसी कंपनीज़ जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है अभी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से वो उस स्टेज पे नहीं आई हैं कि हम उनको कह सकें कि वो एक प्रॉपर बिज़नेस एक्सपेक्ट में है। ऑल्दो वो एक प्रॉपर बिज़नेस कर रही हैं, लेकिन अभी उनकी मार्केट कैपिटलाइज़ इतनी नहीं है कि हम उनको मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में कैप कर सकें। मल्टी कैप
कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज थ्री, लार्ज मिड स्मॉल, आप मल्टी कैप भी चूज कर सकते हो। मान लो आपको कुछ परसेंट मिड कैप में रखना हो, कुछ आपको लार्ज में रखना हो, कुछ आपको स्मॉल में रखना हो, तो आप वो भी देख सकते हो। यहाँ मैं व्यू ऑल म्यूचुअल फंड्स करता हूँ। ये वही स्क्रीन है जिस पे मैं आ गया था। यहाँ हम देखते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस एडवांस फंड। बैलेंस एडवांस फंड एक ऐसा फंड है, यहाँ पे लिख देते हैं पहले। तो बैलेंस एडवांस फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो आपका कुछ परसेंट डेट में रखते हैं, कुछ मार्केट में रखते हैं, और कुछ को जो है वो अदर एक्सपेक्ट्स में भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आपके मनी को एकदम प्रॉपरली बाइफरकेट करते हैं। मार्केट में भी रखेंगे, कुछ परसेंट डेट में भी रखेंगे लोन के तौर पे और अदर पैरामीटर्स में, और कुछ ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी रखेंगे। सो उस पैरामीटर से ये रखते हैं। तो इसमें से सबसे फेवरेट जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे टाटा। टाटा के अब आप देखेंगे ये सारे फंड्स हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस फंड आपको मिलेगा, देखना पड़ेगा जस्ट, ये बैलेंस एडवांस फंड। सो एक फंड को हम ओपन करते हैं और अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या बताता है। हाइब्रिड टाइप का फंड है। बैलेंस एडवांस का मतलब होता है हाइब्रिड। मतलब हाइब्रिड बोले तो जैसे मैंने बताया था, डेट में भी रखेगा और मार्केट में भी रखेगा, मार्केट इन द सेंस स्टॉक मार्केट में। रिस्क इसमें हाई है। डायनेमिक एसिड एलोकेशंस होता है, मतलब ये आपके पैसे को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, कोई स्टैटिक ग्रोथ नहीं है। ये कोई भी म्यूचुअल फंड जब आप परचेज करते हो ना, तो उसमें शेयर की तरह आपको क्वांटिटी ऑफ कुछ वैल्यू एलोकेट होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी है, मान लो टाटा की कोई कंपनी थी, मैंने उसके अंदर 1000 रुपये में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पे मुझे उस कंपनी के कुछ शेयर मिलेंगे। मान लीजिए मुझे उसमें 4-5 शेयर मिले, तो वो जो 4-5 क्वांटिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है। सिमिलरली यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलते हैं। उस नंबर ऑफ यूनिट्स को हम कहते हैं एनएवी। एनएवी बोले तो नेट एसेट वैल्यू। ये भी एक चार्ट की तरह शेयर मार्केट में जैसे कंपनीज का चार्ट देखते हैं, ऐसे ही चार्ट की तरह मूव करता है। और जैसे जैसे इस एनएवी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके अमाउंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। लेकिन याद रखिए अगर इसकी वैल्यू गिरती है तो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी डाउन होगी, वो नहीं बढ़ेगी। म्यूचुअल फंड जो है एक मार्केट के सब्जेक्ट में है। आपने देखा होगा बहुत तेजी से आके एक लाइन बोल देते हैं जो लोगों को समझ भी नहीं आती है, सुनाई भी नहीं देती है। उस लाइन का सीधा सा मतलब यही होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा कुछ परसेंट मार्केट के अंदर जाएगा। तो यदि आपका रिस्क एपेटाइट इतना नहीं है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है या आप नहीं करना चाहते, तो आप इस फंड के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर एंटर ना करें। लेकिन ये लाइन इतना तेज बोल दी जाती है कि हम लोगों को समझ भी नहीं आती। तो ये उस लाइन का मतलब होता है। यहाँ आप ट्रैक कर सकते हो उसकी ग्रोथ कि एक महीने के अंदर जो है इसने 3% रिटर्न जनरेट किया, 6 महीने में इसने 11% रिटर्न जनरेट किया, 1 साल में 19%, 3 साल में 13%, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आज तक अगर आप इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 6 साल पैसा रखते हैं तो लगभग लगभग 14 से 15% आपकी एक्चुअल अमाउंट के ऊपर जो है ये इंटरेस्ट और जो आपका मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो जनरेट करेगा। ये कंपाउंडिंग होती है, ऐसा नहीं कि ये आपके ओवरऑल है। तो कंपाउंडिंग इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो होते हैं, एक होता है वन टाइम जिसको हम लमसम भी कहते हैं, और एक होता है मंथली एसआईपी। पहले लमसम और वन टाइम के बारे में बता देता हूँ। लमसम और वन टाइम मतलब जस्ट लाइक कि आपने मान लीजिए मैंने आज ये म्यूचुअल फंड चूज़ किया, टाटा बैलेंस फंड। मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं पैसे डालता हूँ, तो मेरे पास ये दो ऑप्शन दिखे, मंथली एसआईपी और वन टाइम का। तो अभी मैं वन टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वन टाइम में होगा क्या कि जो भी पैसा आप डालोगे, ठीक है, वो आपने डाला, और वो इट्स लाइक कि जैसे हम एफडी ओपन करते हैं ना, ऐसे ही हमने वो उसमें डाल दिया। और इसमें कोई टेन्योर डिफाइंड नहीं है। एफडी में तो आप टेन्योर डिसाइड करते हो कि 1 साल के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न है। यहाँ ऐसा कोई टेन्योर नहीं है। आपने जो पैसा डाला लमसम में,
आज आपने डाला, आप चाहो तो उसको जैसे ही आपको यूनिट्स एलोकेट होंगी और आपकी स्क्रीन और आपके डैशबोर्ड पे जो है आपके ऐप पे वो दिखने लगेगा, आप चाहो तो उसको अगले दिन ही बेच सकते हो। ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि मैं लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ तो आपको 5 साल, 6 साल रखना है। यहाँ पे टेन्योर का कोई पैरामीटर ही नहीं है कि आपको इतने टेन्योर तक रखना है। कुछ फंड्स होते हैं जिसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है कि हाँ, आपको मिनिमम इतने साल रखना होगा। उनको हम ईएलएसएस फंड्स भी कहते हैं। लेकिन अभी हम नॉर्मल फंड्स की बात करें तो इसमें कोई टेन्योर नहीं है। आप इसमें जब मर्ज़ी चाहो जितने टाइम इसमें पैसा रख सकते हो और जब विथड्रॉ करना चाहो तब आप विथड्रॉ कर सकते हो। ठीक है? तो वन टाइम होता है, एक बार आपने पैसा डाला और फिर आप उसको देख रहे हो। अब ये एक टाइम पैसा आप चाहो तो डेली भी डाल सकते हो, आप चाहो तो मंथली भी डाल सकते हो और आप चाहो तो वीकली भी। वन टाइम में कंप्लीटली आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कब पैसा डालना चाहते हो, कितना डालना चाहते हो और किस टाइम डालना चाहते हो। ये सारे पैरामीटर्स जो हैं आपके फ़ेवरेबल होते हैं। फ़ेवरेबल इन द सेंस कि ये सब आपके हाथ में है कि आप किस टाइम पे डालना चाहते हो और कितना डालना चाहते हो। ठीक है? मंथली एसआईपी की बात करें तो ये एक तरीके से जस्ट लाइक एन ईएमआई, आप किसी चीज़ को परचेज़ करते हो तो कुछ परसेंट उसका जो है डाउन टर्म और मैं कहूँगा कि उसको डाउन पेमेंट के तौर पे देते हो कि मान लो 2 लाख की वो चीज़ थी, 1 लाख आपने डाउन पेमेंट दे दी और जो बचे हुए 1 लाख हैं उसकी आप ईएमआई बनवाते हो कि आप मंथली जो है उस 1 लाख को जो है डिवाइड करते हो कुछ परसेंट अमाउंट में। मान लो मैंने 5,000 10,000 रुपए हर महीने की ईएमआई बनवाई और वो 10,000 रुपए 5,000 रुपए मेरे हर महीने कटने ही कटने हैं मेरे अकाउंट से। तो मंथली एसआईपी उस तरीके से होता है। बस ये ईएमआई नहीं है, ये होगा क्या कि मंथली आप उतना अमाउंट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ सिलेक्ट करता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि मैं 100 रुपए हर महीना इसमें इन्वेस्ट करूँगा ही करूँगा। ठीक है? अगर मैं किसी एक भी महीने ये मिस कर देता हूँ, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, जो मंथली एसआईपी प्लान होगा, वो वहाँ पे एग्ज़िट हो जाएगा और मैं फिर उसको विथड्रॉ कर सकता हूँ और अगर विथड्रॉ नहीं करना चाहता, तो उसके अंदर दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए मैं एसआईपी को कंटिन्यू नहीं करूँगा, मेरे पास फिर से दूसरी एसआईपी स्टार्ट होगी। एक भी महीने अगर आप एसआईपी छोड़ देते हो, तो वो जो एसआईपी की चेन चल रही थी, वो आपकी स्टॉप हो जाती है, फिर आपको दोबारा से नई एसआईपी जो है स्टार्ट करनी होती है। तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक बोले तो मंथली टू मंथली आप कुछ अमाउंट जो है वो अपना इन्वेस्ट करते हो फंड के अंदर और ये अमाउंट आपका जो है आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हो और ये फिक्स भी कर सकते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। और ये आपको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करना ही करना है। मान लीजिए मैंने इस फंड के अंदर जो है मंथली एसआईपी स्टार्ट किया 4 तारीख को। तो प्रोबेबली हर महीने जो है मुझे 4 से 6, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको 1 से 2 दिन देता है। ऐसा नहीं है कि 4 तारीख को इन्वेस्ट किया तो 4 को ही डालना है। आपके पास 1-2 दिन का टाइम देगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो 4 से मान लो मैंने 4 तारीख को इन्वेस्ट किया था, तो अगले महीने की 4 से 6 तारीख के बीच में मुझे दोबारा से इन्वेस्ट करना होगा अमाउंट। अगर मैं नहीं करता तो मेरी एसआईपी कैंसल हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब गया है। आपको वो दिखेगा वहाँ पे, आप चाहो तो उसको एग्ज़िट कर सकते हो या देख सकते हो उसको, वो उसी के ऊपर जनरेट करता रहेगा आपका जो भी वैल्यू जनरेट होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, वो उस टोटल अमाउंट के ऊपर आपके कैलकुलेट होती रहेगी। लेकिन अगर आप दोबारा से पैसा डालते हो, तो वो नई एसआईपी के तौर पे कैलकुलेट होगा, ना कि पुरानी वाली। तो मंथली एसआईपी में थोड़ा-सा आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर 2 चीज़ें जो फिक्स रहती हैं। पहला है टाइम, कि इस टाइम में आपको इसके अंदर पैसा डालना है। टाइम बोले तो ये नहीं कि रात के 12 बजे डाला तो 12 बजे, नहीं। टाइम इन द सेंस कि अगर आपने मान लीजिए महीने के 4 तारीख को इन्वेस्ट किया था, तो 4 से 6 का जो वो टाइम होगा ना आपका, 4 तारीख से 6 तारीख का, उस ड्यूरेशन में आपको जो है इसमें इन्वेस्ट करना ही होगा। अगर आप ये ड्यूरेशन मिस कर देते हो, तो आपकी एसआईपी कैंसल हो जाती है। फिर आपको दूसरी एसआईपी करनी होगी। फिर से बता रहा हूँ, कैंसल होना एसआईपी का मतलब ये नहीं है कि वो आपके पैसे डूब गए हैं। वो आपको मिलते हैं, आप उसको विथड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो उसी के ऊपर आप अपनी वेल्थ जनरेशन का वेट कर सकते हो। ठीक है? लेकिन अगर आप सोचो कि उसी एसआईपी के ऊपर फिर से मैं दोबारा इन्वेस्ट करूँ तो वो कैलकुलेट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वो एक नई एसआईपी के तौर पे ट्रीट होगा। तो एसआईपी के अंदर जो है आपका ड्यूरेशन फिक्स रहता है, मंथली आपको पैसा डालना है। हाँ, ये अमाउंट आप इसको एडिट कर सकते हो, लेकिन हर फंड का एक मिनिमम अमाउंट भी होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, तो जैसे यहाँ 100 रुपए दिखा रहा है, मतलब इस फंड के अंदर मैं कम से कम 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है? वो आपको ऐड टू कार्ट और स्टार्ट एसआईपी भी पता लग जाएगा। ये अमाउंट भी हर कंपनी में वेरी होता है। हो सकता है ये फंड 100 रुपए पे एसआईपी खोलता हो, कुछ फंड्स होते हैं जो 500 पे खोलते हैं, कुछ होता है जो 1000 पे खोलते हैं। सिमिलरली वन टाइम में भी है।
वन टाइम और लमसम में क्या होता है, हो सकता है कुछ फंड्स कहें कि हमें कम से कम 5,000 आप इन्वेस्ट कीजिए, हो सकता है कोई कहे 1,000 पे भी ओपन हो जाएगा। तो ये एएमसीज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड रहता है और फंड टू फंड वेरी करता है। यहाँ पे अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे तो आप होल्डिंग्स पैरामीटर में देख सकते हैं कि कौन-कौन से होल्डिंग्स के अंदर कौन-कौन सी कंपनी में कितनी-कितनी होल्डिंग बनाई हुई है। तो अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ से ये पता लगता है कि 4% आपका एचडीएफसी बैंक में जाएगा, 4% आईसीआईसी में और ये जो परसेंट है, ये भी दर्शाता है कि इस म्यूचुअल फंड ने इतना परसेंट वैल्यू जो है इस कंपनी के अंदर होल्ड किया हुआ है। यानी 4% जो है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर जो है इस म्यूचुअल फंड ने होल्ड किया हुआ है। 4.10% आईसीआईसी बैंक ने होल्ड किया हुआ है। 4.5% जो है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर होल्ड किया हुआ है। तो ये सारी वो कंपनीज़ है जिसके अंदर टाटा बैलेंस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है और इतना परसेंट अमाउंट ये अभी तक इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनीज़ में। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे का भी इतना-इतना परसेंट इन कंपनीज़ में एलोकेट हो जाएगा। तो सी ऑल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। जैसे यहाँ जीओआई है, जीओआई एक सॉवरेन बॉन्ड है, ठीक है? तो ये कोई इक्विटी सेक्टर यानी म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया था जैसे डेट भी होता है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप शेयर मार्केट में तो ट्रेड करते नहीं हैं। तो ये इस तरीके से भी पैसे को आपको एलोकेट करता है। यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल मिल ही गया है। तो ये सारा होल्डिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस, तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके टोटल अमाउंट का यानी अगर आप 10,000 डालते हैं तो लगभग-लगभग 5,000 रुपए आपके इक्विटी में जाएँगे यानी मार्केट के अंदर 5,000 रुपए जाएँगे। 25% यानी लगभग-लगभग 2,500 रुपए जो हैं आपके 25 नहीं कहूँगा 26 ही कहूँगा तो लगभग-लगभग 26 टू 2700 रुपीज़ जो है वो आपके डेट मार्केट में जाएँगे और 23% जो है वो आपका कैश फ्लो होगा मार्केट में, जहाँ पे भी कैश की ज़रूरत होगी। ठीक है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन आप देख ही चुके हो। आपके अमाउंट जो भी आपने अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया इस कंपनी में और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो आप देख रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड जो है अपना सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में रखता है, फिर 20% अदर में रखता है, 14% एनर्जी में, 11% कंस्ट्रक्शन में, 7% हेल्थ केयर में, 7 ही परसेंट लगभग-लगभग टेक्नोलॉजी में। ये 7 नहीं, साढ़े 7 से ऊपर है तो 8 मान लेते हैं और ये लगभग-लगभग 6% कंज्यूमर स्टेपल्स में और लगभग-लगभग 5 के अराउंड ऑटोमोबाइल में। तो ये हुआ इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन। यदि आप अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इतना परसेंट आपके अमाउंट का ऐसे-ऐसे आप इसको बाइफरकेशन देख सकते हो कि कहाँ-कहाँ, किस-किस सेक्टर में आपका पैसा एलोकेट हो रहा है। तो ये सेक्टर्स दर्शाता है। ऊपर जो देखा वो आपके होल्डिंग्स थे, होल्डिंग्स मतलब कौन-कौन सी कंपनीज़ में पैसा इन्वेस्ट होता है आपका, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में डालते हो और कौन-कौन से सेक्टर में कितना एलोकेट होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। डेट सेक्टर आपका डेट सेक्टर में अदर सेक्टर आ जाता है, कैश भी हो सकता है, अदर एक्सपेक्ट फाइनेंशियल, लोन के तौर पे अदर एस्पेक्ट्स में, सोवरेन बॉन्ड्स के तौर पे कितना बॉन्ड है, क्या है, कितना ज़्यादा है। एडवांस रेशियो पे अभी हम बाद में बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कंपनी में और इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो अगर आप लमसम अमाउंट जो मैंने बोला या वन टाइम जो बोला, ये जो वन टाइम है, यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, तो कम से कम 5,000 डालने होंगे। उसके बाद आप ₹1000 भी डाल सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5,000 कम से कम डालने पड़ेंगे, अगर आप वन टाइम कर रहे हो। वहीं अगर आप एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली चलता है, उसको आप कर रहे हो, तो आप उसमें ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये अगेन रिटर्न एंड रैंकिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनुअल रिटर्न्स है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, आपके जब कंपाउंडिंग करते हैं तो उस पे आप देख सकते हो। पीयर रेशियो ये कॉम्पिटिशन्स हैं इस फंड के। आप इन फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रेटिंग है कि ये फंड सबसे टॉप पे माना जा रहा है, 5 रेटिंग है इसकी, फिर 4 है। तो वो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे 34% 1 साल में रिटर्न कर रहा है, तो आप अच्छा खासा अमाउंट एक जनरेट कर सकते हो। 34% आपके एक्चुअल अमाउंट के ऊपर जनरेट करना बहुत अच्छा है। मान लीजिए अगर आपने लगभग-लगभग 35 तो 10,000 के ऊपर आपके जो है अच्छा खासा एक रिटर्न ये जनरेट करेगा। एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो 3 साल में भी कम से कम 25% आपके यानी 1/4 जो है आपके अमाउंट का ये आपको रिटर्न के तौर पे दे देता है। तो मेरे हिसाब से जो है ये एक सही पैरामीटर है।
तो वो आप डिसाइड करते हैं कि आपके रिस्क एपेटाइट पे, क्योंकि इसका रिस्क एपेटाइट आप देख रहे थे, सबसे टॉप पे मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ, इसका रिस्क एपेटाइट वेरी हाई है, यानी हाई रिस्क है। तो लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, तो आपको आपका पैसा जो है वो लो, मॉडरेट और हाई के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, ना कि सारा का सारा एक ही एक्सपेक्ट में रख दो। तो आपको रिस्क हाई रिस्क में भी रखना चाहिए, लो में भी रखना चाहिए और मीडियम में भी, ताकि एक प्रॉपर वेल्थ जनरेट हो। एक्सपेंस रेशो के ये 0.31% आपका जीएसटी के साथ जो है, जब भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके टोटल अमाउंट पे इतना परसेंट ये अपना फ़ी के तौर पे चार्ज करेगा। एग्ज़िट लोड यहाँ पे बहुत ज़रूरी, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। अगर आपकी यूनिट्स जो हैं वो एक्सेस हो जाती हैं 12 से ज़्यादा, 12% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में, तो 1% चार्ज लगेगा रिडेम्पशन में विदिन 90 डेज़। यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आप जो है विदिन 90 डेज़ उस अमाउंट को आप निकाल लेते हैं, तो 1% चार्ज उसके ऊपर लगेगा। ठीक है? स्टैम्प ड्यूटी ये वही है जो हम नॉर्मली अपने इन्वॉल्वमेंट में देते हैं। जब भी हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक स्टैम्प ड्यूटी जो है वो चार्ज की जाती है, वो 0.05% है, 00। टैक्स इम्प्लीकेशन, आपके म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पे भी टैक्स लगता है, ठीक है? तो रिटर्न्स के ऊपर 15% टैक्स लगेगा अगर आपने 1 साल से पहले उनको निकाल लिया, और अगर आप 1 साल बाद निकालते हो तो उसको हम एलटीसीजी टैक्स कहते हैं, जो 10% लगता है 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पे। यदि आपका 1 साल, मान लीजिए मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैंने 50,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है? मैं अभी मान के चलता हूँ वन टाइम, उस 50,000 के ऊपर मेरे पास जो है 20,000 रुपए और जनरेट हुए। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 70,000। अगर ये 70,000 मैं 1 साल से पहले रिडीम कर लूँ तो उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। डज़न्ट मैटर कि वो 1 लाख था या कितना। वही अगर ये 70,000 मैं 1 साल बाद अपने रिडीम करूँ, तो उसके ऊपर मेरे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर 1 ईयर टैक्स लगता है, लेकिन वो कब लगता है? जब आपका प्रॉफ़िट 1 लाख से ऊपर हो, तो तब आपका 10% लगेगा। अब मान लीजिए वही सेम म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको बताया 50,000 में जो मैंने रखा था, 5 साल बाद मैंने उसमें से पैसे निकाले और मान लो 5 साल बाद उस 50,000 के ऊपर जो मेरी टोटल वैल्यू निकल के आती है, वो लगभग-लगभग 1.5 लाख की आती है। तो मैंने 1 लाख का प्रॉफ़िट बना लिया और सेफ़र साइड में रख लेता हूँ 1 लाख 1,000। मान लो उसकी टोटल वैल्यू जो है 56,000 निकल के आई। तो लगभग-लगभग अगर मेरा प्रॉफ़िट जो है 1 लाख से ऊपर है, तो फिर उस प्रॉफ़िट के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। ठीक है? क्योंकि वो मैंने 1 साल बाद निकाला, नंबर 1 पैरामीटर। नंबर 2, जो रिटर्न था, जो मेरा प्रॉफ़िट था वो 1 लाख से ऊपर था, इसीलिए। और तीसरा, यहाँ पे मेंशन है प्रॉफ़िट परसेंटेज 10%, टैक्स परसेंट सॉरी। सो ये फ़िक्स है, 10% आपका लगेगा ही लगेगा उसपे, ठीक है? ये फंड्स मैनेजर हैं, आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं, इन्होंने क्या काम किया है, कौन-कौन से स्कीम्स को ये मैनेज करते हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस है। ये फंड हाउस की डिटेल है, ओवरऑल 14 पे आता है। इनकॉर्पोरेशन इसका स्टार्टिंग डेट जो है ये है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी ये जो आज के टाइम पे मैनेज कर रहे हैं वो इतना है करोड़ में। तो आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा फंड है, ठीक है? ये एड्रेस डिटेल्स है कंपनी की। प्रोज़ एंड कॉन्स क्या है कि 3 ईयर रिटर्न जो है, जो हम एवरेज रिटर्न मान के चलते हैं, हर एक म्यूचुअल फंड का ना एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट होता है। यहाँ हम कहेंगे एक प्रिडिक्शन ग्राफ जो है वो आपका ड्रॉ रहता है हर एक म्यूचुअल फंड के साथ, बेस्ड अपॉन पास्ट डेटा, कि पिछले 3 साल 5 साल में जो उसने रिटर्न जनरेट किए उसके बिहाफ़ पे हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कितना रिटर्न जनरेट करेगा। कि ऑन एन एवरेज ये 10% रिटर्न जनरेट कर रहा है या 20% या 30% जो हमने ऊपर देखा। तो वो होता है हमारा कैटेगरी एवरेज रिटर्न। तो अगर हमारा म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ऊपर चल रहा है एक्चुअल में, तो वो बहुत अच्छा है। तो जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये बोल रहा है कि 3 साल यदि आप इसमें पैसे 3 साल तक रखते हो, तो जो इसका अनुमानित यानी जो इसका असम्पशन है इस म्यूचुअल फंड का कि ये इतना परसेंट जनरेट करेगा फ्यूचर में 3 साल में, उससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न कर रहा है। हाँ, लेकिन 1 साल का देखा जाए, तो 1 साल में ये लगभग-लगभग 0.34% कम जनरेट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जो एवरेज रिटर्न इसको जनरेट करना चाहिए था। ठीक है?
एक्सपेंस रेशियो इसकी काफ़ी कम है, यानी आपको इसके अंदर फ़ी बहुत कम देना होगा एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स के, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। सो यही था इस वीडियो में। आज मैंने सिर्फ़ आपको बेसिक्स बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है आप कैसे कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको बाइफरकेट कर सकते हैं और कौन से फंड्स में हमें पैसे रखने चाहिए, कौन से में नहीं। मेरे पैरामीटर के अनुसार मैं बताऊँगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जो भी ये वैल्यूज़ मैंने आपको आज बताई हैं, इनको आप अपने एंड पे चेक कीजिए और उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अकाउंट खोलना बहुत ईज़ी है। ग्रो ऐप पे जाइए, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ आपको। आप किसी भी ऐप के ऊपर जाइए, वहाँ अपनी बेसिक डिटेल्स को दीजिए, पर्सनल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स दीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से सेफ़र भी है, अच्छा भी है और आप अपने रिस्क को मैनेज करके इसमें पैसा अच्छे टाइम के लिए बना सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा